नमस्ते छात्रों, आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण की जो भाषा है उसके बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम व्याकरण क्या होता है, व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत पड़ी है व्याकरण की, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। शुरुआत होती है हमारी व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना एवं समझना आता है। बस यही मुख्य भाग है इसका। व्याकरण वह विद्या है, वह ज्ञान है ना, जिसके द्वारा हमें किसी भी भाषा का शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्धता से उसको समझना आता है, वही व्याकरण कहलाती है। साधारणतः हम भाषा तो बोलते ही हैं अपनी, लेकिन उसे शुद्ध तरीके से बोलना, शुद्ध तरीके से लिखना और शुद्ध तरीके से समझना ही व्याकरण कहलाता है। भाषा की संरचना के नियम सीमित होते हैं और भाषा की अभिव्यक्तियां असीमित। भाषा के नियम बनाने के जो नियम होते हैं भाषा बनाने के, वह तो सीमित है, लेकिन इसे अभिव्यक्त या प्रकट करने के, भाषा को प्रकट करने के कोई नियम नहीं है, असीमित है। एक एक नियम असंख्य अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करता है। एक एक नियम जो होता है व्याकरण का, वह भाषा की असंख्य अभिव्यक्ति, असंख्य अभिव्यक्ति मतलब किसी बात को प्रकट करना, तो असंख्य बातों को नियंत्रित करता है या प्रकट करता है एक एक नियम। भाषा के नियमों को एक साध्य शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है और शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। यह हो गई इसकी बड़ी परिभाषा, यानी हम जिसे शाब्दिक अर्थ दे सके, अच्छे से समझने के लिए, और इसे साधारण शब्दों में या कम शब्दों में बोला जाए तो यह होती है भाषा की शुद्धता, जिसे शुद्ध बोलना, लिखना और समझना आता हो। वस्तुतः व्याकरण भाषा के नियमों का संकलन और विश्लेषण करता है और नियमों को स्थिर रखता है। व्याकरण के नियम भाषा को मानक एवं परिनिष्ठित बनाते हैं। व्याकरण स्वयं भाषा के नियम नहीं बनाता। व्याकरण किसी भी भाषा का नियम स्वयं नहीं बनाता है। एक भाषा या भाषी समाज के लोग भाषा के जिस रूप का प्रयोग करते हैं, उसी को आधार मानकर वैयाकरण व्याकरणिक नियमों को निर्धारित करता है। अतः यह कहा जा सकता है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध मानक रूप निर्धारित किया जाता है। इसका ये सार है। इस पूरे गद्यांश जो दिया गया है ऊपर छोटा सा, इसका नीचे सार दिया गया है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध मानक रूप निर्धारित किया जाता है, तय किया जाता है। किस तरीके से माना जाएगा, जब ये तय किया जाता है तो वह कहलाता है व्याकरण। आगे देखिए, व्याकरण के अंग कितने हैं? तो व्याकरण हमें भाषा के बारे में जो ज्ञान कराता है, इसके 3 अंग होते हैं: ध्वनि, शब्द और वाक्य। शुरुआत ध्वनि से ही होती है ना। तो ध्वनि विचार, पद विचार और वाक्य विचार क्या होते हैं, तीनों को अलग अलग तरीके से समझेंगे। अब देखिए, व्याकरण के प्रकार, किन प्रकार की व्याकरण होती है? तो वर्ण या अक्षर की व्याकरण, शब्द की व्याकरण और वाक्य की व्याकरण। तो वर्ण या अक्षर क्या होते हैं, शुरुआत यहीं से करते हैं, वर्ण या अक्षर से। वर्ण आप लोग सब अच्छे से जानते हैं। तो भाषा की उस छोटी ध्वनि इकाई को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों को हम और छोटे भागों में विभक्त नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कोई सा भी ले लो, जैसे अ, ब, म, क, ल, प, त, है ना, ज। तो इनको हम और छोटे रूपों में नहीं लिख सकते हैं,
किसी शब्द को हम तोड़ सकते हैं, किसी वाक्य को शब्दों में तोड़ सकते हैं और किसी शब्द को वर्णों में, अक्षरों में तोड़ा जा सकता है, लेकिन वर्णों को और अधिक छोटा नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता। तो भाषा की उस ध्वनि को या उस सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। शब्द किसे कहते हैं ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कुछ अर्थ होता है। वह वर्णों का ऐसा समूह या ऐसा मेल, ऐसा जोड़ जिसका कोई अर्थ बनता हो, अर्थ किया जा सकता हो, वह कहलाता है शब्द। जैसे कमल, राकेश, भोजन, पानी, कानपुर, ये इनका नाम लेते ही हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में छवि बन जाती है कि भाई इसका अर्थ ये होता है, और वह वस्तु हमारे मस्तिष्क में आ जाती है। तो ऐसे ही कुछ भी लिख देना अक्षर नहीं कहलाता है। आपने कुछ भी लिख दिया, क, च, ट, त, प, म, और एक इसका शब्द बना दिया, तो ये शब्द नहीं होता है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो शब्द वही कहलाता है जिसका कोई अर्थ बने। अगला है वाक्य। तो अनेक शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। कई वर्णों से शब्द बनता है और कई शब्दों से वाक्य बनता है। ये शब्द मिलकर किसी अर्थ का ज्ञान कराते हैं। देखिए, अब वाक्य में भी शब्द जो है वो एक सही ढंग से प्रस्तुत होने चाहिए, उनका प्रयोग सही ढंग से होना चाहिए ताकि उसका अर्थ जो है वो भली भांति तरह से समझा जा सके या उसका कोई अर्थ निकाला जा सके। तो शब्द मिलकर किसी अर्थ का ज्ञान कराते हैं। जैसे सब घूमने जाते हैं, राजू सिनेमा देखता है, राधा गाना गाती हैं। इस प्रकार कोई भी अर्थ हुआ, कोई भी वाक्य हुआ, तो उस वाक्य का अर्थ बनेगा, तभी वह वाक्य सार्थक होगा। देखिए, व्याकरण की विशेषताएं क्या होती है। तो हिंदी व्याकरण संस्कृत व्याकरण पर आधारित होते हुए भी अपनी कुछ विशेष स्वतंत्रताएं रखती है या स्वतंत्र विशेषताएं रखती है। हिंदी को संस्कृत का उत्तराधिकार मिला है। हिंदी की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत से ही मानी गई है। तो ये संस्कृत के व्याकरण पे आधारित होते हुए भी इसकी स्वयं की कुछ अपनी विशेषताएं होती है। इनमें संस्कृत व्याकरण की देन भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। संस्कृत व्याकरण की बहुत देन है हिंदी व्याकरण में। पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने लिखा है कि हिंदी ने अपना व्याकरण प्रायः संस्कृत व्याकरण के आधार पर ही बनाया है। पंडित किशोरीदास वाजपेयी जी का कहना है कि हिंदी व्याकरण जो है वह संस्कृत व्याकरण के आधार पर ही बनाई गई है। क्रिया, प्रवाह, एकांत संस्कृत व्याकरण के आधार पर हैं, पर कहीं कहीं मार्ग भेद भी हैं। मतलब कहीं ना कहीं इनका व्याकरण का जो है वो रास्ते बदल जाते हैं, मार्ग बदल जाते हैं। मार्ग भेद वही हुआ है जहां हिंदी ने संस्कृत की अपेक्षा सरलतर मार्ग ग्रहण किया है। देखिए, इन दोनों में कहाँ परिवर्तन आया या किस जगह इनका रास्ता अलग हो गया। तो जहां संस्कृत के जो कठिन शब्द होते थे, रूढ़ शब्द, जिनका अर्थ समझने में बहुत दिक्कत होती थी, उनका सरल प्रयोग करने के लिए या सरलतम रास्ता निकालने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, वे व्याकरण में संस्कृत व्याकरण जो है वहां पे हिंदी व्याकरण से कुछ भिन्न हो गई या अलग हो गई। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम कल पढ़ेंगे अगली वीडियो में।